नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सुनाया है अपना फैसला। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, रेलवे कर्मचारी यात्रा के लिए ई पास की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए HRMS लागू किया है। इसके तहत कर्मचारियों को रेलवे पास एवं सुविधा टिकट ऑर्डर के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रेल कर्मियों को भी ई पास एवं PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर का लाभ मिलेगा। वहीं रेलवे ने यात्रियों को भी मासिक और तिमाही पास ऑनलाइन देने की तैयारी कर ली है। अभी तक रेल कर्मचारियों को रिजर्वेशन कराने के लिए काउंटर पर जाकर प्रिंटेड रेलवे पास से टिकट बुक करनी पड़ती थी। अब ई पास लागू होने से पूरी व्यवस्था पेपरलेस हो जाएगी। रेल अधिकारी और कर्मचारी घर बैठे रेल टिकट का रिजर्वेशन करवा सकेंगे। राजपत्रित अधिकारियों को 1 साल में 6 और सेवानिवृत्ति होने पर 3 रेल पास मिलते हैं। इस पास के जरिए अब उनके आश्रित मुफ्त रेल सफर करते हैं। रेल कर्मियों को 4 PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर भी मिलता है। PTO से सफर करने वालों के लिए उन्हें 1/3 किराया देना पड़ता है। जी हां, अभी तक रेल कर्मियों को अपने पास बनवाने के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। कागजी प्रक्रिया के दौरान रेल पास सुविधा का दुरुपयोग होने का अंदेशा भी बना रहता था, लेकिन अब पूरा डाटा ऑनलाइन अपडेट रहेगा। सिस्टम ई पास से जुड़ी तमाम जानकारी 2 सेकंड में ही अधिकारियों व कर्मचारियों को दे देगा। यह सुविधा मिलने के बाद कर्मचारियों को पास लेकर टिकट काउंटर पर जाने और यात्रा के दौरान इसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ मोबाइल पर आए कोड को सेव रखना होगा। जी हां, बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। पानी से भी सस्ता हुआ कच्चा तेल मिलेगा 18.15 रुपये प्रति लीटर। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आर्थिक रिकवरी को लेकर दुनिया भर में घटती उम्मीदों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना है। वहीं दूसरी तरफ कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की ओर से लगातार क्रूड ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही है। इस कारण सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 4% गिरकर $39.19 प्रति बैरल पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमत अभी $39 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए यह पानी की कीमत से भी सस्ता हो गया है। बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। वह $1 की कीमत अभी 74 रुपये है। इस लिहाज से एक बैरल की भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत 2886 रुपये बैठती है। 1 लीटर के हिसाब से भारत को यह 18.15 रुपये में मिलेगा, जबकि भारत में बोतलबंद पानी 20 रुपये की कीमत पर मिलता है। अतः भारत के लिए यह पानी से भी सस्ता हो गया है। भारत लगभग 83% से भी ज़्यादा कच्चा तेल दुनिया के अन्य देशों से आयात करता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षा। लोकसभा से 3 श्रम विधेयक पारित हो गए हैं। जी हां, बहुप्रतीक्षित नए श्रम विधेयकों को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उद्यमों के कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। लोकसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया है, जबकि आज इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिल सकती है। मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता को पेश किया और कहा कि 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम
कानून में बदलाव किए जा रहे हैं जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मजदूरी संहिता पहले ही अधिसूचित हो चुकी है। इन 4 संहिताओं में पुराने 29 कानूनों को एकीकृत किया गया है। पिछले दिनों में प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी राजनीति हुई। ऐसे में गंगवार ने एक एक कर श्रमिकों को मिलने वाले लाभ गिनाए। पहले ठेकेदारों की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए गए श्रमिकों ही प्रवासी होते थे, लेकिन स्वयं आने वाले श्रमिकों के साथ नियोक्ताओं द्वारा दूसरे राज्य के श्रमिकों को काम पर रखे जाने पर उन्हें प्रवासी श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें OSH कोड का लाभ भी मिल जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 7th पे के तहत इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, सैलरी कट का पैसा होगा वापस। जी हां, कोरोना संकट के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की खबर है। राज्य के विजयन सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर सकती है, कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं। भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान होगा। केरल सरकार के अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन कटौती करने का फैसला लिया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक PF में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% का ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, समय से पहले किया जा सकते हैं रिटायर। जी हां, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले यानी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है। अगर सरकार की यह फैसला ले लेती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने आदेश की व्याख्या की स्पष्टता में को खत्म करने के नियमों का उल्लेख किया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे। सरकार ने FR 56J और CCS पेंशन रूल्स 1972 के रूल 48 का भी जिक्र किया। इस रूल के जरिए यह बताया गया है कि जिन कर्मचारियों के इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। हालांकि ये नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है। केंद्रीय कर्मियों पर इसी साल नहीं बल्कि जून 2021 तक पड़ेगी DA कटौती की मार। रिटायरमेंट पर सरकार के इस आदेश ने बढ़ाई परेशानी। जी हां, कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन के चलते सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाकर राजस्व में बढ़ोतरी की है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट को लेकर हाल में दिए गए कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने भी टेंशन को बढ़ा दिया है। कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई भत्ते की कटौती की सीधी मार पड़ रही है। सरकार ने इस साल अप्रैल में फैसला लिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2020 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक जनवरी 2020 से DA में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह भी लागू नहीं है और इसका असर अगले साल जून 2021 तक रहेगा। इसके बाद DA पर सरकार क्या फैसला लेगी यह देखने वाली बात होगी। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते सरकार ने कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाकर राजस्व में बढ़ोतरी तो की है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट को लेकर हाल में दिए गए कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने भी टेंशन को बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के मुद्दे पर स्थिति एक आदेश में साफ की है कि मंत्रालय के मुताबिक
सरकार जनहित में ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे सकती है जो कि नौकरी के 30 साल पूरे कर चुके हों या फिर 50 से 55 साल की उम्र पूरी कर ली हो। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर समय से पहले रिटायरमेंट दी जा सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्यवस्था में अस्पष्टता को भी खत्म करने के नए नियमों का उल्लेख किया है। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों की एक और बड़ी खबर की ओर। पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को आदर सम्मान देते हुए पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। राजेंद्र गर्ग बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। इस धरोहर को बचाया और बचाना युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। जी हां, बिलासपुर में 1 अक्टूबर को जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक दिवस घुमरावी में आयोजित किया गया एक कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक उपभोक्ता मामले तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दिन बड़े ही गौरवमयी दिन होने के साथ साथ प्रेरणादायक दिवस है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को आदर सम्मान देना हमारी संस्कृति और जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां हमेशा खुशहाली रहती है तथा बुजुर्गों के मार्गदर्शन से ही घर और समाज का विकास होता है। उन्होंने बुजुर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं क्योंकि उन्हें उम्र का काफ़ी लंबा तजुर्बा होता है। उनके अनुभवों के आधार पर भविष्य का रास्ता तय करने में आसानी होती है। बुजुर्ग द्वारा दिखाया गया रास्ता ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी बुजुर्गों द्वारा दिखाए गए रास्तों का अनुसरण करें। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपनी संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित ना हों। बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी अहमियत को समझना आवश्यक है। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और इस धरोहर को बचाना युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जन कल्याण संस्था भराड़ी बुजुर्गों के कल्याणार्थ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग बुजुर्ग के कल्याणार्थ अपनी अहम भूमिका निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तो उन्होंने अपनी प्रथम कैबिनेट में बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया और बुजुर्गों को आदर सम्मान देते हुए पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है, जिसके कारण प्रदेश के हजारों बुजुर्गों को इसका लाभ मिला, जिसके तहत 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है। अब अवसर पर अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 53 लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित की गई हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 6000 रुपये सस्ता हुआ सोना, दिवाली तक कैसा रहेगा भाव, जानिए पूरी खबर विस्तार से। भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.9% की गिरावट के साथ 50,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करते नजर आया, जबकि चांदी वायदा भाव का 0.88% की गिरावट के साथ 60,605 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। इसके पहले शुक्रवार को सोने का भाव 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इस दिन चांदी के भाव में भी 1.6% का इजाफा देखने को मिला था। अगस्त महीने में सोने का भाव 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान चांदी का भाव 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा था। वैश्विक बाजार की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है। आज वैश्विक बाजार में सोने का भाव $1900 प्रति औंस के स्तर पर स्थिर रहा। बीते कुछ समय में गोल्ड के दाम पर डॉलर में मजबूती का असर देखने को मिला है, लेकिन आज कमज़ोर डॉलर की वजह से निवेशकों को सोना खरीदने में मदद मिली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर के बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें स्थिरता देखने को मिल रही है। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के साथ ही अब बाजार में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। करेंसी कमोडिटी बाजार में अच्छा कारोबार नज़र आ रहा है। यही कारण है कि घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में 30 सितंबर के भाव से
5684 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव में करीब 16,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि सोने के दाम में गिरावट का मतलब ये नहीं है कि ये पहले के स्तर पर आ जाएगा। अगर शेयर बाजार की चाल के हिसाब से भी सोने के भाव को देखते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। फिलहाल सोने का भाव 50,000 रुपये और चांदी का भाव 60,000 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है। आने वाले समय में भी इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि दीपावली तक सोने की कीमतों में कोई बड़ी तेजी या गिरावट के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीपावली पर भी सोने का भाव 50 से 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना रह सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख जन सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जन सेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जन सेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का फैसला किया है। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती है। जन सेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कई तरह के काम होते हैं जन सेवा केंद्रों पर। बता दें कि हाल के वर्षों में गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं को पता और लाभ जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिल पा रहा है। आधार कार्ड बनवाने से लेकर अपडेट कराने का काम हो या बैंकों से ट्रांजैक्शन, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिलता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।